हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम यह दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 12 बनाने जा रहे हैं। यह फुल टेस्ट है। इससे पहले हम टेस्ट 11 करवा चुके थे, यह भी फुल टेस्ट थे। तो अभी आप फुल टेस्ट ही बनाइए, आपको फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सेट किया गया है। ये लगभग इसी प्रकार क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बनाइए और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का असामान्य अति उत्पादन है, यानी डब्ल्यूबीसी के अधिक उत्पादन से अधिक होने से कौन सा रोग होते हैं? तो ये होते हैं ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक गुर्दे की पथरी में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक शारीरिक प्रक्रिया हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है? तो शरीर का तापमान बिल्कुल सही है। हृदय और सांस लेने की दर, यह भी सही है। सी है शरीर का चयापचय, यह भी सही है। और डी है भोजन सॉरी पाचन, यह भी सही है। यानी इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन होगा, फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्न्याशय की भूमिका को विनिमय करना है। यानी एक आपको पता होगा कि अग्न्याशय ये मिश्रित ग्रंथि है, यानी आंतरिक और बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथि है। तो इसमें कह रहा है आंतरिक ग्रंथि के रूप में अग्न्याशय कौन सा कार्य करता है? तो यह करता है ऑप्शन ए होगा रक्त शर्करा का स्तर को नियंत्रण करना। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको इसमें मिलान करना है, मिलान किया हुआ है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसको चूज करना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 1 है प्यूटरी ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, बिल्कुल सही है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और सेकेंड है कि मेलाटोनिन नींद का विनियमन, यह भी सही है। 3 है ऑक्सीटोसिन दूध ग्रंथि से स्राव, यह भी सही है। 4th है एंड्रिलाइन ग्लूकोज, ये गलत है। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन में आयोडीन होती है? यह होते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का मुख्य घटक है? तो यह है मैग्नीशियम Mg। कौन है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी एंजियोस्पर्म का उदाहरण है? तो यह है अमरबेल। कौन है? अमरबेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धिकारी नहीं है? कौन सा पादप हार्मोन वृद्धिकारी नहीं है? यह है एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला स्ट्राइव परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो यह है आपका, ध्यान रखिएगा, मुंगेर शामिल है, गया भी शामिल है, आपका रोहतास भी शामिल है, लेकिन गोपालगंज इसमें शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपालगंज। 11 क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किस भारतीय नौसैनिक स्टेशन को समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो यह होगा आपका, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए INS शिवाजी। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि उज्ज्वला को 5 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया था। ये बिल्कुल सही है, उज्ज्वला योजना 5 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार कीजिए। 1 है कि उज्ज्वला को 5 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है, उज्ज्वला योजना 5 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। सेकेंड है कि उज्ज्वला कार्यक्रम का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को किफ़ायती मूल्यों पर यानी कम मूल्यों पर ऊर्जा कुशल LED बल्ब उपलब्ध कराना, यह भी सही है, यानी इसका आंसर सी होगा। फिर है डी में, देखिए ऑप्शन दिया है कि उज्ज्वला कार्यक्रम के तहत 16 अप्रैल 2022 तक 70 करोड़ LED बल्ब वितरित किए गए, यानी ऑप्शन डी भी सही है। तो इसका आंसर देखिए सी और डी दोनों सही है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। एक ये नए स्टाइल से यह क्वेश्चन दिया गया है। 1 और 2 तो सही है, इसके अनुसार ऑप्शन सी सही हुआ, लेकिन डी भी सही है, इसीलिए इसका आंसर ई होंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है
कि वर्ष 2022 में भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला यानी दिल्ली मेला का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो यह था 53वां संस्करण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यह था 53वां संस्करण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि युवा लेखकों के लिए प्रधानमंत्री परामर्श योजना यानी पीएम युवा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा, गलत कथन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कि पीएम युवा संस्कृति मंत्रालय द्वारा 29 मई 2021 को 25 वर्ष तक के आयु को, यहाँ सही है लेकिन ये 25 वर्ष के आयु तक के नहीं, 30 वर्ष के आयु तक के युवा के लिए शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए ही आपका गलत है। सेकेंड है, और सेकेंड, बी, सी, डी तीनों सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था? तो ये श्रीलंका में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा मधुमक्खी के मोम के उत्पादन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? यानी कब किया गया था? ध्यान रखिएगा, 16 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 मार्च 2022 को, 30 मार्च 2022। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि 3 अप्रैल 2022 को भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण हुआ, यानी इस संस्करण का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं हम क्या? बरून। भारत और फ्रांस के बीच बरून सैन्य अभ्यास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। समुद्र शक्ति होता है आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच में सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 कि 6 अप्रैल 2022 को दिव्यांगन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित किया गया था, यानी यह कहाँ किया गया था? तो यह चित्रदुर्ग में किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चित्रदुर्ग प्रत्येक कर्नाटक में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 2022 को निम्नलिखित में से किस राज्य में पशुपालन और डेयरी विभाग के एक स्वास्थ्य पायलट परियोजना शुरू की है? तो यह किया है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि हाल ही में बिहार सरकार ने मिथिला की मछली को जीआई टैग प्राप्त करने के लिए मछली विशेषज्ञों की एक टीम गठित की है। तो यह है रोहू मछली, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिला में रोहू मछली के उत्पादन अधिक होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 22 मार्च 2022 को निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? आपको पता होगा कि बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को, तो यह मनाया है, ध्यान रखिएगा, 110वां दिवस मनाया है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कि ऊष्मा गति की तापक्रम के लिए एसआई मात्रा का प्रतीक क्या है? तो केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है कि अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अम्ल, एसिटिक अम्ल, चींटी का डंक, ये बिल्कुल गलत है आपका। फिर है मेथेनोइक अम्ल, सिरका, यह भी गलत है आपका। है ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर, ये बिल्कुल सही है। फिर डी है टार्टरिक अम्ल, इमली, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 और 4 ओनली। ध्यान रखिए, एसिटिक अम्ल होता है सिरका में और मेथेनोइक अम्ल होता है चींटी का डंक में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि निम्नलिखित धातुओं को उनकी सापेक्ष क्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम चुनिए, यानी आपका क्रियाशील के आधार पर इस धातु के क्रम को चुनना है। तो सबसे अधिक क्रियाशील होता है आपका पोटेशियम, सबसे अधिक होता है पोटेशियम, इसके बाद होता है सोडियम, फिर होगा कैल्शियम, फिर होगा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो यह होगा आपका CH3COOH, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। CH3COOH, ये आपका ब्यूटेन का फॉर्मूला है। C4H10 किसका है? ब्यूटेन का फॉर्मूला है आपका। यह जो है यह आपका इथेनॉल का फॉर्मूला है, और ये जो है CH3C13, यह आपका क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। तो सभी का आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है वह चुनिए जो आवर्त सारणी के अधातु समूह का हिस्सा नहीं है। अधातु समूह का हिस्सा नहीं है तो क्रिप्टॉन भी अधातु है, एंटीमनी भी अधातु है, जिनॉन भी है और टेलुरियम भी है, यानी ऑप्शन ई हो जाएंगे। इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया ने पदार्थ की ठोस अवस्था को गैसीय अवस्था में बदल दिया जाता है, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जब किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। यह होता है आपका कपूर में। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विलयन के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए सही से, सही नहीं यानी गलत है। निस्पंदन विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि विलयन के कणों गुजरने वाली प्रकाश की किरणें को परिकीर्णित नहीं करते हैं, यह भी सही है। सी है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है, यह भी सही है। डी है कि विलयन के कण का व्यास 10 की पावर है, या ऐसा नहीं है, ये 10 की पावर -12 मीटर लिखा हुआ है से भी छोटी होती है, ये गलत है। 10 की पावर -12 नहीं होता आपका, -9 होता है। कितना होता है? 10 की पावर -9, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, यही आपका आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि के अनुसार सभी द्रव चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कण के बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। यानी किस सिद्धांत के अनुसार, यानी किसने यह कहा है कि सभी द्रव चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। यह है आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि क्लोरीन की परमाणुकता क्या है। यह है आपका डाई एटॉमिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 है आपका कि कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई जिनका परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं, बिल्कुल सही है। जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग अलग हो यानी डिफरेंट हो, उसे हम बोलते हैं समस्थानिक यानी आइसोबार, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक यानी प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है, बिल्कुल ये भी सही है। यानी यहाँ पर देखिए इसके अनुसार ऑप्शन सी होगा, लेकिन आगे देखिए आपका और भी इसमें एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर दिया है, इसके अनुसार तो ऑप्शन सी होगा ही क्योंकि 1 और 2 दोनों सही है। लेकिन देखिए डी ऑप्शन दिया है कि कारण परमाणु के समस्थानिक C12 और C14 है, यह भी सही है। यानी सी तो इसके अनुसार सही है ही, लेकिन इसका आंसर डी भी सही है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बोल्ट्जमैन पदक 2022 जीता है। तो ऑप्शन 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दीपक धर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है कि सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, माधवी पुरी बुच, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जीवन बीमा निगम यानी LIC के स्वचालित मार्गों से कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI निवेश की मंजूरी दी है। तो यह दिया आपका 20%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। यह है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका कि 3 मार्च 2022 को आयोजित विश्व वन जीव दिवस की थीम निम्नलिखित में से क्या थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों का पुनर्बहाली करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने पहली बार आवारा पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। यह क्या है, चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा क्योंकि BPSC इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। सौर उड्डयन ईंधन का उपयोग करने वाला कौन सी एयरलाइंस दुनिया की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है। तो यह आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 है आपका कि वायु शक्ति अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है, यह बिल्कुल सही है।
दो है कि वायु शक्ति अभ्यास प्रति 3 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला त्रिवार्षिक अभ्यास है, यह भी सही है। इसके अनुसार ऑप्शन सी होंगे आंसर। डी है कि अगला वायु शक्ति अभ्यास 2023 में आयोजित किया जाएगा, ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे ए एंड 1 एंड 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर हम 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास की समूह की बैठक संपन्न हुई? भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक संपन्न हुई, तो 40 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवच तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है यह स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि यह लोकोमोटिव में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस का एक सेट है, यह भी सही है। इसके अनुसार 1 एंड 2 सही है, आंसर सी होना चाहिए। लेकिन डी देखिए, यह स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक है, यह भी सही है। यानी इस 1 और 2 तो सही है ही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी सही है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने इस्पात राजभाषा पुरस्कार और इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यह क्या है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपका कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर ने 6 विश्व कप खेले हैं? तो यह खेले हैं मिताली राज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मिताली राज। और भारत का एकमात्र और क्रिकेटर है जो 6 विश्व कप खेले हैं, वह है सचिन तेंदुलकर। तो दोनों याद रखिएगा, महिला में मिताली राज, पुरुष में सचिन तेंदुलकर, 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पिनाका के बारे में सही है? पिनाका यह एक मल्टी वायरल रॉकेट प्रणाली है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका कि हाल ही में समाचार पत्रों में रही सीमा दर्शन परियोजना किससे संबंधित है? सीमा दर्शन परियोजना किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बलों के कर्मियों के जीवन के कार्यों को देखने के लिए अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार जानवरों को कानूनी अधिकार दिए हैं? तो यह दिया इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कौन दिया है? इक्वाडोर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, यानी प्रदान किया गया है? तो यह किया है नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन 48 है कि नई दिल्ली की प्रसिद्ध इमारतों में से एक को प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया है, यानी किस भवन को, यानी किस आवास को प्रधानमंत्री आवास के रूप में, प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया है? तो यह है आपका 3 मूर्ति भवन, ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 मूर्ति भवन को अब बदल दिया गया है, इसे कर दिया गया प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय डेफलिफ्ट खेलों आयोजित करने की घोषणा की है? तो 49 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 2023। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी है? ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी है, यह है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से किस शहर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है? यह क्या है? गांधीनगर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गांधीनगर, गुजरात। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि भारत का पहला कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया गया है, तो यह किया गया भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन है कि भारत ने क्वांटम कंप्यूटर के वर्चुअल नेटवर्क सेंटर की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 53 का हो जाएगा फिनलैंड, ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन है कि ऑल
ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है? यानी ये कहाँ पर किया है? तो यह किया है जोरहाट, असम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जोरहाट, असम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है कि हाल ही में भारत ने किस परियोजना के तहत छठी स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी आईएनएस वागशीर शामिल है? यह है प्रोजेक्ट 75। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है। क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1956 से 61 है। आपको ध्यान रखिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेमोडोमर मॉडल पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित संकेतों में से किस का संयोजन करके विकास को मापी जाती है? यह है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि गैलोपिंग मुद्रास्फीति का उच्च मुद्रास्फीति है जिसकी पारस 2 या 3 अंकों में होती है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन सेकेंड है कि फिलिप्स वर्क अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है। यह भी सही है। इसके अनुसार ऑप्शन सी होना चाहिए 1 एंड 2 दोनों। 1 एंड 2 दोनों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि आधार दर यानी बेस रेट। तो ध्यान रखिएगा, आधार दर वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंक को ऋण देता है। ये गलत है। बेस रेट वो होता है जिस पर कोई भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों को इसके अंदर यानी इससे कम रेट पर वह अपना ऋण नहीं देता है। वह होता है आपका बेस रेट। तो बेस रेट वो रेट होता है जिस रेट से कम रेट पर आपको कोई भी वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकता है। तो 1 आपका गलत है। सेकंड पढ़ते हैं, तो 1 गलत हो गया। सेकंड है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपने दीर्घकालिक ऋणों पर जो ब्याज लेता है उसे बैंक दर के रूप में जाना जाता है। 2 सही है। थर्ड है कि रेपो रेट यानी रेपो दर वह दर है जो भारतीय ब्याज बैंक नहीं होगा, यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक होगा। भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनकी अल्पकालिक उधारी पर लेता है। यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हो जाएंगे 2 एंड 3। ऑप्शन ए हो जाएंगे 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा नहीं है? ध्यान रखिए, हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है स्वर्ण भंडार, ये बिल्कुल है। सेकेंड है विशेष आहरण अधिकार यानी इसको बोलते हैं हम SDR, यह भी शामिल है। सी है कि IMF में रिजर्व ट्रेंच पोजीशन यानी ये भी बिल्कुल सही है। A, B, C सही है। डी यानी क्रिप्टो करेंसी का रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन है कि SS तारापोर समिति संबंधित है। तो यह है पूंजी खाता का परिवर्तनीयता से, पूंजी खाता के परिवर्तनीयता से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है कि प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा होता है आपका कि 1 वर्ष के लिए देनदारी को छोड़कर राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी आपका प्राथमिक घाटा का फॉर्मूला हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस देनदारी ब्याज। तो ध्यान रखिएगा 1 वर्ष के लिए ब्याज देनदारी को छोड़कर जो राजकोषीय घाटा होते हैं उसे हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारतीय सुरक्षा नहीं होगा, यहाँ मिस्टेक है। भारतीय आपका क्वेश्चन होगा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब की गई थी? यह हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सेबी का स्थापना 1992 में हुए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है कि वर्ष 21-22 में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। तो चाय उत्पादक राज्य में होगा असम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, असम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन है कि अलध समिति संबंधित है। तो यह है आपका गरीबी का उन्मूलन से यानी गरीबी का अनुमान से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि बिहार ने वर्ष 2022-23 में शिक्षा के लिए
कुल व्यय का आवंटन किया है, यानी कितना परसेंट किया है, यानी बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर कितने खर्च करने वाला है, तो यह आपका 18.4%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 18.4%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन है कि बिहार बजट 22-23 के अनुसार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है, यानी राजकोषीय घाटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। यह होगा ऑप्शन नंबर बी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47%, 3.47%। आपका यदि इसका पैसा कहा जाए, ये ध्यान रखिए, रुपया होगा 25,885, 25,800 यानी 25,885 करोड़, इतना राजकोषीय घाटा है। तो आप डाटा भी याद रखिए और इसका परसेंटेज में भी ध्यान रखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है कि हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार का स्थान है, तो यह है, ध्यान रखिएगा, आपका 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार बेरोजगारी भत्ता पेंशन योजना के तहत बेरोजगारी लोगों को दिया जाता है 1,000 रुपया पर मंथ दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जल जीवन हरियाली योजना लागू किया गया है, तो यह किया गया बिहार में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है कि बिहार नेपाल के स्थित है, यानी बिहार नेपाल के किस दिशा में स्थित है, तो यह होगा आपका दक्षिण। बिहार जो है नेपाल के दक्षिण में है और नेपाल जो है बिहार के उत्तर में है, तो उसका उत्तर आंसर गलती से मत लगा दीजिएगा, क्योंकि आपसे यह नहीं पूछ रहा है कि नेपाल किधर है, आपसे पूछ रहा है बिहार नेपाल के किस दिशा में है, तो बिहार नेपाल के दक्षिण दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो यह है 445 किलोमीटर, जबकि टोटल भारत में है 5473 किलोमीटर, 5473 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि बूढ़ी गंडक निम्नलिखित में से किस जिले से निकलती है, यह निकलते हैं पश्चिमी चंपारण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि आपका संरक्षित क्षेत्र दिया है और जिला दिया है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है, कौन से सही सुमेलित है, ऑप्शन ए है नकटी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई, बिल्कुल सही है। सेकेंड है संजय गांधी वनस्पति उद्यान पटना, बिल्कुल सही है। फिर है कांवड़ झील दरभंगा, ये गलत है, कांवड़ झील दरभंगा में नहीं है, यह है आपका बेगूसराय जिले में, बेगूसराय हो जाएगा, तो सी 3 आपका गलत है। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर, ये बिल्कुल सही है। 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, केवल 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वृक्षावरण है, तो यह है 2341 किलोमीटर, याद रखिएगा 2341, ऐसे याद करने में आपको आसानी होगा। 2341 वर्ग किलोमीटर, यह कितना परसेंट है, तो परसेंट में कहा जाए तो 2.49% है, 2.49% है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो जितना पॉसिबल होगा यहाँ सॉल्व करना, हम सॉल्व कर देंगे। बाकी जो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व नहीं हो सकते हैं उसका हम आपका सॉल्यूशन PDF में अटैच कर देंगे, आपका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यह रीजनिंग का है कि निम्नलिखित श्रृंखला को सही विकल्प को पूर्ण कीजिए। यहाँ 3 है, फिर 7 है, फिर 13 है, सोचिए। यहाँ देखिए 3 दूनी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है और आप इसमें 1 ऐड कर दिए हैं, तो 3 दूनी 6, 1 7। फिर क्या किया, इसको 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 1 जोड़ा नहीं है, 1 माइनस कर दिए हैं, 7 दूनी 14, 13 आ गया। फिर इसको क्या कीजिए, 13 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 दूनी 26, 1 को जोड़ दिए, 27 हो गया। उसी तरह से यहाँ किया गया है 27 गुने 2 माइनस 1 किया है, यानी नीचे में आपको 2 गुना करके 1 प्लस कीजिए, फिर वहाँ से 2 गुना करके 1 माइनस, ऐसे ही किया गया है। तो आपका देखिए यहाँ 27 दूनी 54 होना चाहिए, लेकिन है 53, तो यानी 1 कम है। तो आप यहाँ कीजिए 53 दूना 106 होता है, तो यहाँ 1 कम था, तो यहाँ 1 ज़्यादा होगा, तो आपका हो जाएगा 107, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएंगे 107। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन है कि छात्रों की एक पंक्ति में अजय बाएं से 15वीं है। देखिए कुछ छात्र है जिसमें अजय जो है दाएं यानी लेफ्ट से आपका है 15वें स्थान पर, दाएं से 15वें स्थान पर कौन है? आपका अजय है। ठीक है, ये लिख दीजिए। और विद्या दाएं से 13वां स्थान पर, कोई विद्या नाम का लड़की है वो दाएं से यानी राइट से 13वां स्थान पर है। फिर कह रहा है कि अजय ने स्थान स्थान बदल लिए, दोनों अपने स्थान को बदल लिए। फिर अजय का स्थान बाईं से 20वां है, यानी अब अजय का स्थान इधर से हो गया कैसे? 20वां स्थान हो गया, इधर से हो गया आपका 20वां स्थान। तो ये हो जाएगा आपका, इधर से 20 है, इधर से 13, तो 33 हो गया। 33 में से एक माइनस कर दीजिए, आपका टोटल स्टूडेंट हो गया 32। कितना है? पंक्ति में कितने छात्र है? तो 32 है। हो सकता है आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया हो, तो आपको इसमें PDF मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। इसमें देखिए आप, इसमें पॉइंट के बाद देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ऊपर में 9 है, नीचे में देखिएगा 9 ही 0 होगा, यानी पॉइंट के बाद 9 ही अंक होगा। तो जब पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर जितना 0 होगा इतना ही नीचे 0 आएंगे, यानी दोनों कट जाएगा। इसीलिए आप उसको ध्यान नहीं दीजिए। आपको जो अंक है उसे लीजिए। 10 से 24 है ऊपर, नीचे आपका 1764। तो 10 से 24 आपका होता है 32 का वर्गमूल, और आपका 1764 का वर्गमूल होता है आपका ये 42। इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा आपका 16/21। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऐसे इसका सोल्यूशन का PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79 है कि हरीश का परिचय देते हुए जया ने कहा, यानी यह हरीश है और ये जया है। जया ने कहा कि वह मेरी माँ, यानी उसकी माँ, जया की माँ, मेरी माँ की माँ, यानी उसके माँ की माँ कौन हुआ? नानी हुआ। सिंपल बात करो, नानी का एकलौता बेटा है, यानी उसके माँ की माँ यानी नानी का एकलौता बेटा है। जब नानी का बेटा होगा तो नानी के बेटा को हम क्या कहेंगे? मामा। यानी जो हरीश है वह जया के कौन है? तो वह मामा है। क्वेश्चन क्या है कि जया हरीश से किस प्रकार संबंधित है? तो जया हरीश का भांजी है, यानी भांजी कहीं ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर ई मार देंगे, ऑप्शन ई हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हरीश का भांजी है कौन? जया। ऑप्शन ई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इसका आंसर बी होगा। इसका सोल्यूशन आपका PDF में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। यहाँ देखिए, इसको 14 का स्क्वायर है, लिख सकते हैं 14 गुने 14 माइनस 7 का स्क्वायर है तो उसको 49 लिख सकते हैं, तो हम 49 को भी 7 गुने 7 लिख सकते हैं, यहाँ गुने 2 है, बट्टे 7 गुने 4। अब देखिए इसको 14 गुने 14 है, यहाँ देखिए 7 गुने 7 गुने 2 है, तो 7 दूनी 14 हम उसको लिख सकते हैं। तो 14 को यहाँ कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ जाएगा 14 माइनस 7, यहाँ 7 आ जाएगा, बटे 7 गुने 4, 7 कट जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर 7/2। ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, क्योंकि 7/2 कहीं पर भी नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। यदि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है, इसका आपका PDF मिल जाएंगे, उस PDF में सोल्यूशन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 82। क्वेश्चन नंबर 82 है कि यदि आप 1 से 100 तक के सभी संख्या लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बार 3 लिखेंगे? देखिए ध्यान रखिए, 1 से लेकर 10 के बीच में आपका एक बार आएगा 3, फिर आपको 10 से लेकर 11 से लेकर 20 के बीच में फिर आएगा आपका एक बार 3, फिर आएगा आपका 30 से लेकर 39 के बीच, 30 से लेकर 39 के बीच आपको 11 बार 3 आएगा। कैसे आएगा? तो एक तो 30 में आएगा, फिर 31, फिर 32, लेकिन 33 जब लिखेंगे तो 2 3 आएगा। ध्यान रखिएगा, 33 जब लिखेंगे 2 3 आएगा, तो ये 11 आएगा। तो आपका तो 30 से लेकर 39 में 11 आएगा और बाकी 9 आएंगे, तो 11 9 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यानी जब आप 1 से लेकर 100 तक लिखेंगे तो 3 कितने बार आएगा? 20 बार आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83। ये सिंपल क्वेश्चन है। 48 रूट एक्स 32 रूट एक्स बराबर 320, तो 48 प्लस 32 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 3 7 80 हो जाएंगे।
80 रूट x बराबर 320, 832 यानी रूट x बराबर आ गया आपका 4, x बराबर आ जाएगा 4 चौक 16, क्योंकि रूट है इधर जाएगा तो स्क्वायर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 16। क्वेश्चन नंबर हम 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका। क्वेश्चन है कि यानी 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से पर जमा की गई 1250 की धनराशि को 10,000 बनने में कितना समय लगेगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका मूलधन और ये हो गया आपका मिश्र धन। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज में एक सिंपल है आपका कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100 होता है, इससे आप बना लीजिएगा। ऐसे ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्र धन है, उसको माइनस कीजिएगा तो ये आएगा आपका 8750। तो ये हो गया ब्याज आपका। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी 1250 गुने मूलधन गुने समय, तो समय हमको नहीं पता है x मान लीजिए, गुने दर 12.5 पता है बाय 100, उसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा आपका 56 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सिंपल है, आप बनाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि एक कक्षा में रजत का स्थान शीर्ष से 10वां है, यानी ऊपर से आपका 10वां स्थान है और नीचे से 37वां स्थान है। सेम व्यक्ति है, ऊपर से 10वें स्थान पर और नीचे से 37वें स्थान पर है। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 47, इसमें से एक माइनस कर दीजिए तो टोटल स्टूडेंट हो गया ना 46। एक माइनस क्यों किए, तो एक माइनस इसीलिए किए क्योंकि देखिए जब आप ऊपर से काउंट कीजिएगा 10वां स्थान पर आता है, यानी एक बार वो आदमी काउंट हो गया। फिर जब नीचे से किए 37वां स्थान पर है तो वही व्यक्ति, यानी 2 बार वो व्यक्ति काउंट हो जाता है, इसीलिए हम एक बार एक उसको माइनस करते हैं एक को, तो 46 हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अगहनी फसल मौसम की प्रमुख फसल है, तो यह है चावल, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है कि वर्ष 2021 में बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दलहन का अग्रणी उत्पादक था, तो यह है पटना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी दलहन का उत्पादन सबसे अधिक पटना में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन होता है, तो यह होते हैं रोहतास और कैमूर में, रोहतास और कैमूर में। तो आपका 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन है कि पंचायती राज अधिनियम, बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, यह किया गया 2006 में। इसी में आपको महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण इसी आपका अधिनियम में दिया गया। ये क्वेश्चन एक बार बीपीएससी पूछा भी था कि बिहार में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण कब से प्रदान शुरू किया गया, तो यह किया गया 2006 में, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारतीय मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है, तो यह है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। मुख्य भूमि से कहा जाए, यदि टोटल कहा जाए कुल यानी तटीय लंबाई, तो यह होगा आपका 7517 किलोमीटर, ऑप्शन डी होगा कुल तटीय कहा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करती है, तो यह करते हैं बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बांग्लादेश आपका सीमा लगाते हैं 4096 किलोमीटर, 40 से 96 किलोमीटर। फिर आपका इसके बाद लगाते हैं चीन लगाता है, आपका ध्यान रखिएगा, चीन लगाते हैं आपका ये 3488 किलोमीटर, चीन लगाता है 3488 किलोमीटर, सेकेंड पे चीन। थर्ड पर आता है पाकिस्तान लगाता है आपका 3323 किलोमीटर सीमा लगाते हैं। फिर आता है आपका चौथा स्थान पर नेपाल आते हैं, तो नेपाल भी याद रखिए, नेपाल आपका सीमा लगाते हैं 1751 किलोमीटर। मैं आपका नेपाल के बाद आ जाएगा आपका म्यांमार का बाद आ जाएगा आपका अफगानिस्तान। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम सजा सीमा कौन करता है, तो यह करता है आपका अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 92 है कि जल निकासी प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 92 का देखिए ऑप्शन ए है कि वृक्षाकार जल निकासी प्रतिरूप एक वृक्ष की शाखाओं जैसा दिखता है, एक वृक्ष की
शाखाओं जैसा दिखता है। 1 बिल्कुल सही है। 2 है कि जब कई नदियां सभी दिशाओं से किसी झील में अवसाद छोड़ती है तो प्रतिरूप को जालीनुमा के रूप में जाना जाता है। ये गलत है, जालीनुमा के रूप में नहीं, अभिकेंद्रीय के रूप में, अभिकेंद्रीय के रूप में होगा, तो ऑप्शन 2 गलत है। 3 है कि अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ अरीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है, तो 93 का आपका जो 3 भी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1 और 3। ध्यान दीजिएगा, इस बार बीपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन इस बार टफ होगा ही, क्योंकि अतुल प्रसाद सर जी भी जो बीपीएससी के चेयरमैन है वो भी ट्वीट किए थे कि कुछ क्वेश्चन हार्ड आएंगे, इसलिए ध्यान रखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप अधिक से अधिक बनाइए। क्वेश्चन नंबर 93 है कि सरयू नदी निकलती है, तो सरयू नदी निकलती है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मिलाम हिमनद से, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से केरल की सबसे लंबी नदी कौन है, तो यह है आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोनानी नदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पोनानी नदी, और सेकेंड लार्जेस्ट है पेरियार नदी। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन 95 है कि स्थानीय चक्रवातों और भारत के राज्यों के निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। स्थानीय चक्रवात है आम्रवर्षा केरल, बिल्कुल सही है। बारदोईशिला बिहार, ये गलत है, ये है आपका असम का, ये है असम में। फिर है काल वैशाखी पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। लू दिल्ली, बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। सॉरी, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यदि सही रहता, सही सुमेलित रहता तो ऑप्शन इसका होता 1, 3, 4, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे केवल 2। गलत आंसर आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 है, 96 है क्वेश्चन नंबर कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, तो नीलगिरी आपका तमिलनाडु में भी पड़ता है, कुछ केरल में भी पड़ता है, कुछ कर्नाटक में भी पड़ता है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे 1 से अधिक। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारत की वनस्पति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है कि देवदार मुख्यतः हिमालय श्रृंखला के पश्चिम भाग में उगता है, यह बिल्कुल सही है। सेकंड है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में फैले हुए हैं जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, यह भी सही है। थर्ड है कि उष्णकटिबंधीय कटीली वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यह भी सही है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है कि लैटेराइट मृदा में किसकी मात्रा कम होती है। लैटेराइट मृदा में किसकी मात्रा कम होती है, तो यह है कार्बनिक पदार्थ, ये इसका भी कम होता है मात्रा, नाइट्रोजन के भी होते हैं, फास्फोरस भी होते हैं और कैल्शियम के होते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1 से अधिक। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लैटेराइट मृदा में आपका आयरन ऑक्साइड अधिक होते हैं। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन है कि लाल और पीली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी हिमालय के पूर्वी और पश्चिमी भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है। लाल मिट्टी हिमालय के पूर्वी भाग नहीं, दक्कन के पठार के पूर्वी भाग, तो दक्कन के पठार के पूर्वी भाग होगा, तो इसीलिए ऑप्शन ए गलत है। 2 है कि महीन दाने वाला लाल और पीली मिट्टी की उर्वरता कम होती है, यह सही है, यह सही है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इसके अनुसार ऑप्शन बी होंगे, लेकिन आगे देखिए एक ऑप्शन और दिया है डी में कि मोटे दाने वाले लाल और पीली की उर्वरता प्रकृति में अधिक होती है, यानी सी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन बी तो सही है और सी भी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई 1 से अधिक। यह कुछ नए टाइप का क्वेश्चन सेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह की संख्या है, तो बंगाल की खाड़ी में आपका द्वीप समूह की संख्या है, ध्यान रखिएगा 572, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है कि सैंडल पीक पर्वत चोटी स्थित है, सैंडल पीक है उत्तरी अंडमान में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य
मिले हैं। तो यह मिला चेचर से भी। चेचर आपको पड़ता है वैशाली में। फिर है सिनवर पड़ता है रोहतास में, यहाँ से भी मिला है। फिर है मनेर मिलता है पटना में, यहाँ से भी मिला है। फिर है तारा टी है आपका बोध गया में, यहाँ से भी मिला है। ऑप्शन ई हो जाएंगे एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। क्वेश्चन है कि राजगीर के पुराने किले में किसने उत्खनन किया और जहां उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तने के निशान देखे गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए घोष। आगे देखते हैं 104 नंबर। क्वेश्चन है कि प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार के कर्नाट राजवंश की राजधानी कहाँ थी। तो यह थे चंपारण में थे सिमरौ। चंपारण में ये जगह था सिमरौ, उसका राजधानी थे। कर्नाटक वंश के संस्थापक है, अब याद रखिएगा, न्यायदेव। कर्नाटक वंश के संस्थापक है न्यायदेव। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चेरी वंश से संबंधित था। तो यह था प्रताप राय, मेदिनी राय और राजा मुकुंद। ऑप्शन नंबर ई जाएंगे एक से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन है कि बिहार का भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था। यह हुआ था 1832 में। तो इसके जो यानी यह जो भूमि विद्रोह शुरू किया था, यह किया था आपका गंगा नारायण सिंह। याद रखिएगा, गंगा नारायण सिंह ने किया था। भूमिज विद्रोह का शुरू किया था गंगा नारायण सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए जाएंगे 1832 में। क्वेश्चन नंबर 107 है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार की पहली बड़ी घटना कौन सी थी। यह थे पटना विद्रोह। ऑप्शन डी हो जाएंगे। पटना में पीर अली के द्वारा 3 जुलाई 1857 में शुरू हुआ था। 3 जुलाई 1857 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन है कि जेरत, असीमवार, खुशकी और कुतौली एक प्रणाली थी। तो यह था आपका हो जाएगा 108 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नील उत्पादन की। क्वेश्चन 109 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ की नींव किसने रखी थी। तो यह रखे थे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 110 है कि बिहार में नमक सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस जिले में शुरू किया गया था। तो यह किया था आपका सारण और चंपारण जिला में, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई एक से अधिक। कब किया था, याद रखिएगा 15 अप्रैल 1930 को। 15 अप्रैल 1930 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। आपका यहाँ पर कुछ मध्यपाषाण स्थल है और संबंधित राज्य है। कार्य निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो पैसरा बिहार सही है। लंगनाज गुजरात, यह भी सही है। सी है दमदमा तमिलनाडु में नहीं है, आपका यह है उत्तर प्रदेश यूपी में। 3 तो आपका गलत हो गया। फिर है किबा नहली कर्नाटक, ये सही है। यानी आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है कि वर्ष 1976 में अदिचनलूर महापाषाण स्थल की खुदाई किसने की थी। तो 112 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे एंड्रयू जागोर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो यह था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पुष्कलावती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में चेहरा और दाग प्रथा की शुरुआत किसने की थी। यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 115 है कि तुगलक वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने इक्तादारी प्रणाली को वंशानुगत बनाया था। यानी इक्तादारी प्रथा को किसने वंशानुगत बनाया था। तो 115 हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 116 है कि विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजवंशों का सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। तो यह जगह आपका सबसे पहले था संगम वंश, फिर सलू वंश, फिर तुलुप वंश, फिर आर्विडो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा दोबारा किस वर्ष भारत आए थे। तो पहली बार आया था 1498 में और दूसरी बार आया था 1502 में।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है कि डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? यह कहता है मछलीपट्टनम में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मछलीपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 119 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया था? यह था वानडीवास युद्ध, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, वानडीवास युद्ध। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन है कि प्रथम अफगान युद्ध में भारत ने लगभग 20,000 सैनिक और 1.5 करोड़ रुपए की लागत आए थे। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। 2 है कि दूसरे अंग्ल अफगान युद्ध के बाद गड्डमक की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, यह भी सही है। 3rd है कि लिट्टन ने कुशल निष्क्रियता की दिशा नई विदेश नीति शुरू की थी, यह गलत है। यह आपका 1 और 2 केवल होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 1 और 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 121 है कि पुरंदर की संधि, तो पुरंदर की संधि हुआ था आपका 1776 में, यानी ए का हो जाएगा 4। बी है सलाबाई की संधि, तो यह होता आपका 1782 में। फिर है बेसिन की संधि, यह होता आपका 1802 में। फिर है सूरत की संधि, यह होता 1775 में। आपका हो जाएगा ए का 4 हो जाएंगे, बी का आपका हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 1, यानी 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी उपन्यास लिखा था? तो यह लिखा था आपका, याद रखिएगा, आनंद मठ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आनंद मठ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 123। क्वेश्चन है कि कुंद्रा उद्घोषणा संबंधित है, कुंद्रा उद्घोषणा संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएंगे, दीवान बेल्लू थम्पी के विद्रोह से। यह होता आपका 1808 से 1809 के बीच में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह क्या था बुद्धो भगत ने। कब किया था? 1831 में, 1831 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। करा झांसी ने 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? यानी झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? यह क्या था, याद रखिएगा, सर हुरुज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 126 है कि विधवा पुनर्विवाह के संबंध में सही कथन के चयन कीजिए। 1 है कि पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1858 पारित किया गया था। यह सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर 1858 नहीं होगा, 1856 में किया गया था, यानी 1 तो आपका गलत है। 2 है कि पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर ने यह साबित करने के लिए वैदिक ग्रंथों का हवाला दिया और हिंदू धर्म विधवा पुनर्विवाह को मंजूरी देता है, यह सही है। सी है कि विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किया था, यह भी सही है। आपका डी है कि करसोनदास मुलजी ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए 1852 में गुजरात में सत्यप्रकाश शुरू किया था, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रह्म समाज की विशेषता के संबंध में सही नहीं है? ब्रह्म समाज की विशेषता के बारे में सही नहीं है। 1 है कि ब्रह्म समाज कर्म और आत्मा के दोहराव सिद्धांत का दृढ़ता से समर्थन किया था, ये गलत है, इसका समर्थन नहीं किया था। आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 है कि वर्ष 1932 में दर्पण समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? यह क्या था, ध्यान रखिएगा, दर्पण समाचार पत्र बाला शास्त्री जावलकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। क्वेश्चन है कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना किसने किए थे? यह किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 में। कब किया था? 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्य समाज का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? आर्य समाज का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। एक ये है कि वेद यथार्थ ज्ञान के ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। आत्मचिंतन सभी सच्चे ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है, ये आत्मचिंतन के बारे में नहीं कहा है, यही कहा ईश्वर
कहा है कि ईश्वर सभी बच्चे ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है, यानी बी आपका गलत है, बी ही इसका आंसर हो जाएंगे। सी भी सही है, डी भी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। 131 है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी विचारधारा के से संबंधित थे, यानी यह थे दिनसा वाचा, ये नहीं थे, यह बी है अश्विनी कुमार दत्ता, यह थे क्रांतिकारी। फिर राजनारायण बोस, ये भी सही थे। डी है विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, ये भी सही है, यानी ये सभी आपका क्रांतिकारी विचारधारा थे। ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। क्वेश्चन 132 है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। यह है आपका एंटी टैंक मिसाइल आपका हो जाएगा नाग, एंटी टैंक मिसाइल हो जाएगा नाग। ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 133 है, आपको मिलान करना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, यह है उत्प्लवता का सिद्धांत। फिर है WC रोटिंजन एक्सरे की खोज किया था। फिर है जेम्स चैडविक न्यूटन की खोज किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, यानी हो जाएगा ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ए का 3 बी का 1 सी का 4 और डी का 2। आगे क्वेश्चन नंबर 134। 134 है कि यदि तापमान में वृद्धि होती है तो द्रव की सांद्रता क्या होगी, घट जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब तापमान की वृद्धि करते हैं तो द्रव की विस्कोसिटी होता है वो घट जाते हैं, लेकिन गैस का बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, गैस के केस में बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 135 है कि नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो यह बनता है आपका उल्टा वास्तविक एन वस्तु से छोटा। ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 137 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो अवरक्त किरणों का करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 137 है, क्वेश्चन नंबर 137 है कि निम्नलिखित में से किस में ध्वनि तरंग की गति सबसे तीव्र होते हैं, तो ये होते हैं ठोस में, सबसे अधिक ठोस, फिर होगा द्रव, फिर होगा गैस। और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है कि डायनेमो एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है, तो यह करते हैं आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्यान रखिएगा, डायनेमो आपका यांत्रिक से विद्युत में करते हैं, जबकि आपका विद्युत मोटर करते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आगे क्वेश्चन नंबर 139 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये करते हैं जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 140 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन के रूप में शामिल नहीं है, परमाणु ईंधन के रूप में शामिल नहीं है, यह है क्रोमियम। इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 141 है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं 142। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल है कार्यकारी अंग, बिल्कुल सही है, विधायी अंग ये भी शामिल है, नगर पालिका यह भी शामिल है, पंचायत यह भी शामिल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1, 2, 3 एंड 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143 143 143। क्वेश्चन नंबर 143 क्वेश्चन है कि विधि के समक्ष समानता की अवधारणा मूल की है, यह लिया है आपका विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, क्वेश्चन नंबर 144 क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, ये गलत है, इसका वर्गीकरण नहीं किया गया है। सेकेंड है कि नीति निर्देशक तत्व के गैर न्यायोचित है, ये 2 सही है, इसका आंसर 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो यह होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा किए जाते हैं, तो यह करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यह आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है कि निम्नलिखित में से
कौन सा देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? यह होता है आपका भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। यह दिया गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? यह है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट आपको रिट जारी करते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। दोनों याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 और 226। क्वेश्चन नंबर 149 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह है भाग 8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 150 है, या लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का संरक्षक है? तो यह है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।